क्या किसी व्यक्ति को किसी दूसरे जीव की जिंदगी तय करने का अधिकार है? किसी भी संवेदनशील इंसान का जवाब होगा नहीं। पर यह सवाल इतना भी ब्लैक एंड वाइट नहीं है, मतलब सीधे सीधे सही और गलत के खांचे में एकदम से नहीं डाला जा सकता। इस बहस का एक और पक्ष भी है, वो कभी नॉन वेजिटेरियन ईटर्स, ह्यूमैनिटेरियन राइट एक्टिविस्ट और प्रो चॉइस के मसलों पर बात करने वाले लोगों के जरिए हमारे सामने आता है। आज ये सवाल पूछने की वजह अमेरिका है। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, इसके बाद देश भर में प्रोटेस्ट हो रहा है अमेरिका में अबॉर्शन राइट्स पर। क्या है पूरी बहस, इसमें भारत के लिए क्या है, यहाँ की महिलाएं अनसेफ अबॉर्शंस क्यों अपनाती है और सेफ अबॉर्शन क्यों ज़रूरी है, इस सब पर बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम सोनल है और आप ऑर्डिनरी का वीकली शो ज़नाना रिपब्लिक देख रहे हैं। मेरे साथ इस शो की को होस्ट और इंटरनल एक्सपर्ट प्रीति है, जो इंडिया टुडे टीवी की एग्जीक्यूटिव एडिटर भी है। प्रीति इज समवन हुम आई लुक अपॉन। मैं इनसे बहुत कुछ सीखती हूँ और बेटर इंसाइट के लिए मैं हमेशा इनके पास जाती हूँ, सीधे पूछ रही थी प्रीति इसका मतलब क्या होगा। वेलकम प्रीति। थैंक यू सोनल। ये सोनल का बड़प्पन है, क्योंकि आई थिंक हम दोनों ही सीख रहे हैं एक दूसरे से। जितना सोनल कहती हैं वो मुझसे सीखती हैं, मैं उनसे बहुत ज़्यादा सीखती हूँ। क्योंकि ऑल्सो मैं बता दूँ, जो मेरे व्यूअर्स हैं वो एक्चुअली आजकल सोनल के व्यूअर्स हैं जो यहाँ पर हमसे जुड़ते हैं, क्योंकि मैं अंग्रेज़ी में एंकरिंग करती हूँ। तो जब ये शो सोनल ने और मतलब जब ऑर्डिनरी ने अप्रोच किया था मुझे कि आपको ये शो करना चाहिए, तो मैं बहुत झिझक रही थी, क्योंकि मेरे लिए ये हिंदी स्पेस बहुत ही एक कहते हैं ना बहुत इंटिमिडेट करता है। ये अंग्रेज़ी का शब्द यूज़ करूँगी, बहुत डराता था मुझे, क्योंकि मेरी हिंदी मुझे नहीं लगता इतनी फ्लुएंट है या इतनी बढ़िया है जैसे सोनल की है और जो बाकी और एंकर्स हैं ऑर्डिनरी की उसकी है। तो मुझे लगता था कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं नहीं बोल पाऊँगी, मैं झिझकूँगी। अभी भी बहुत सारे गलत वर्ड्स इस्तेमाल करती हूँ जब हम ये शो करते हैं, और उसमें मुझे लगता है सोनल बहुत मदद करती हैं। और एक फ्रेश पर्सपेक्टिव, एक यंगर पर्सपेक्टिव, एक नया पर्सपेक्टिव सोनल तुम्ही से मिलता है जो तुम दिखाती हो। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता था। अब थोड़ी थोड़ी पकड़ है फील्ड में जाके अगर बातचीत हो कि मतलब ऐसा नहीं है कि भैया बहुत बेहतरीन लैंग्वेज बोलेंगे, पर चलिए आप निकल जाएंगे जैसे तैसे। प्रीति से आप देख कर सीख सकते हैं कि वो कितनी मेहनत कर रही हैं और वो कैसे अपनी लिमिट को पुश कर रही हैं। हम या तो एक ऑप्शन होता है छोड़ दे कि हमें नहीं आता, हम नहीं कर सकते, लेकिन दूसरा ऑप्शन ये होता है कि हम उसके लिए मेहनत करें, हम कोशिश करें। कई बार हमारा मजाक भी बनेगा, कई बार हम फेल भी होंगे, लेकिन वी कैन ट्राई। ऐसी मिस्टेक्स हुई है ना, जो अब मैं बोलना चाहती हूँ उसका उल्टा ही बोला है। मतलब अगर मैं कोई एक सवाल, और मुझे अभी भी याद है सब हंसने लगे थे आज तक में कि इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया था, पर एक सवाल मैंने ऐसा किया जो शब्द का मैंने इस्तेमाल किया और जो करना था वो दोनों ऑपोजिट थे। तो इसीलिए हाँ, अब मैं बताती हूँ क्या। अब इस बार भी वो यही हुआ था, अभी अखिलेश इसी बार, अब जब वो वाकया हुआ था ना, जब नरेंद्र मोदी जी काशी विश्वनाथ की टेम्पल की इनॉग्रेशन के लिए आए थे वाराणसी। अब मैं बनारस में ही थी। बहुत बढ़िया एक पूरा, मतलब आप सबने देखा होगा, बहुत बड़ा एक फंक्शन हुआ था वहाँ पर। और उसके बाद अब नरेंद्र मोदी जी तो बनारस में थे, पर अखिलेश जी कहीं और कैंपेन कर रहे थे, और कैंपेन में उन्होंने बोला था कि जब किसी का आखिरी वक्त आता है वो बनारस जाते हैं। तो उस पर बहुत बवाल हुआ था, बहुत ज़्यादा। मतलब लोगों ने बोला था कि कि कैसे शब्द हैं, बहुत निंदा हुई थी उनकी कि आप किसी को ऐसे कैसे बोल सकते हैं। अब और क्या हुआ, अगले दिन हमको अखिलेश का इंटरव्यू मिल गया। और अब तो है, अगर आपको मैक्सिमम रीच उस इंटरव्यू को देनी है, क्योंकि आपका एक्सक्लूसिव है, तो आप तो हिंदी में ही करोगे वो इंटरव्यू। और अखिलेश जी की वो जो बस थी जो इस बार चुनाव में निकली थी यूपी में, अब उस बस में हम घुसे और बैठे। तो उन्होंने पहले में बताया कि देखिए मेरा ये मतलब नहीं था बोलने का, मेरा मतलब था कि बीजेपी का अंत हो रहा है, सरकार का अंत हो रहा है यूपी में, इसीलिए मैंने बोला था। मैं तो चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी की बहुत लंबी आयु हो, मैं ऐसा थोड़ा ना बोलूँगा। अब ये तो उनका जवाब था। मेरा प्रश्न क्या था, ये सोचिए। मेरा प्रश्न, मुझे जो बोलना था वो था कि जो आपने बोला उसके ऊपर बहुत ही बेहद बहुत ज़्यादा बवाल हो रहा है, बहुत लोग उसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गया है।
और मेरा जो सवाल था, और ऊपर जो हमारे आज तक के एडिटर हैं उन्होंने हंस हंस के मेरे को मैसेज पे मैसेज किए। मेरा सवाल उनसे हुआ, देखिए अखिलेश जी जो आपने बोला उस पर बेहतरीन बवाल हो रहा है। तो जो वो बोलना चाहते थे, क्योंकि मैंने वही बोल दिया गलती से जो अखिलेश को कह रहे थे लोगों ने बोला, और फिर मेरे को अब मैंने आके देखा कि मैं बेहतरीन कैसे बोल सकती, बहुत बढ़िया बवाल हो रहा है। मैं बोलना चाहती थी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, जो उसका उल्टा बोलना चाहती थी मैंने उसका वही बोल दिया। पर चलिए मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूंगी आपका, पर ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो भाषा के दायरे में बहुत बड़ी बड़ी मिस्टेक्स हो जाती हैं। तो मेरे से बहुत हुई है, शो में भी बहुत होती होंगी, आप लोग माफ़ कर देते हैं, बहुत बढ़िया है आप लोग। हम सीख रहे हैं, हमारे साथ हमारे दर्शक भी कुछ ना कुछ नया सीख रहे होंगे, कोई नया पर्सपेक्टिव मिल रहा होगा, यही उम्मीद करती हूँ। शो शुरू करती हूँ। सबसे पहला सवाल, वैसे एक और बात बता दूं सवाल करने से पहले कि आज हमारे साथ एक खास मेहमान भी जुड़ेंगी। वो गायनोकोलॉजिस्ट हैं, उनका नाम डॉक्टर ऋतु महेश्वरी है। ऑर्डिनरी पर आपने अमूमन कई स्टोरीज में उन्हें देखा होगा, और उम्र में प्रीति वो हमसे बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन कई सवाल मैं उनसे ना एकदम बेसिक से पूछती हूँ कि अच्छा ऐसा क्यों होता है, गायनोकोलॉजिस्ट ऐसा क्यों करती हैं, वो क्यों, तो बहुत हंसते हंसते आराम से प्यार से जवाब देती है, बिना गुस्सा किए कि नहीं मतलब ठीक है वो कुछ होंगी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती हूँ। पहले डिफेंड करने लग जाती है कि मैं नहीं करती। तो हम डॉक्टर ऋतु से भी इस मसले पर जो सवाल होंगे हमारे हिस्से के, मेरे हिस्से के, प्रीति के हिस्से के, वो पूछेंगे। प्रीति, सबसे पहला सवाल मेरा यही है कि अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो फैसला दिया, वो कहा जा रहा है कि जो वर्सेस रेड वाला फैसला आया था 1973 में, उसे पलटा है। क्या वो फैसला था, अब पलटा है तो क्या होगा? आप थोड़ा आसान भाषा में मुझे बता। देखिए अगर मैं बहुत सिंपली जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें एक्सप्लेन करूं, सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी सोनल कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, जो हम इंडिया में बैठे हुए हैं, जो हमारी बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो बहुत कोई छोटे छोटे टाउन्स में बैठे होंगे। अब वो कहेंगे भाई आज आपने ऐसा मुद्दा क्यों पकड़ा जो अमेरिका में हुआ है, हमारे इससे क्या लेना देना? बहुत लेना देना है। अगर आप ये पूरा शो देखेंगे आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसके बारे में हम इंडिया में बहुत कम बात करते हैं, और वो मुद्दा है अबॉर्शन का। अब मैं बताती हूँ कि जो अमेरिका में क्या हुआ अभी तक। एक अगर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हम बोलें, वो अमेरिका में 1973 के बाद, ये जो वर्सेस वेड केस है, बहुत सिंपली मैं बताऊँ, उस केस के बाद 1973 से अबॉर्शन पूरे अमेरिका में जो 50 स्टेट हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो गया था कि आप चाहे किसी भी स्टेट में हो, चाहे आप टेक्सास में हो, चाहे आप कैलिफोर्निया में हो, चाहे आप न्यूयॉर्क में हो, आप किसी भी स्टेट में हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, एक महिला का राइट ओवर हर ओन बॉडी। हम बहुत बारी चीज़ें बोलते हैं कि आपकी राइट ओवर योर ओन बॉडी, कि एक महिला का राइट होना चाहिए उसकी बॉडी पे, कि मतलब हमारा कैमरा पर्सन ही डिसाइड करेगा कि मैं अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहूँगी। तो ये 1973 में तय हो गया था, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिली थी। अब इस बार क्या हुआ है सोनल, इमेजिन ये 1973 में है। अब कहते हैं ना कि हम फेमिनिज्म की बहुत बात करते हैं, अब एक पूरा वेव फेमिनिज्म के, पता नहीं कितने, आप कहते हैं हम चौथे वेव में हैं फेमिनिज्म के, वेव्स गए हैं, और हम 2022 में अमेरिका में कहते हैं प्रोग्रेसिव देश है। अब ये जो प्रोग्रेसिव वर्ड है ना, अगर आप यूरोप बोले, अमेरिका बोले, इसका भ्रम भी बहुत है, ये हम बाद में आएंगे। पर ये जो प्रोग्रेसिव की बात करते थे, 2022 में अब एक जजमेंट आया है कि जो 1973 का जजमेंट था जिसने अबॉर्शन को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट दे दी थी, वो ओवरटर्न हो गया है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये नहीं है कि अबॉर्शन बैन हो गया है अमेरिका में, नहीं, ये बात नहीं है। अब इसका क्या हो गया है कि पहले आप किसी भी स्टेट में थे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था एक महिला का, एटलीस्ट इन हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर एंड सेकेंड ट्राइमेस्टर एक हद तक, और फिर थर्ड ट्राइमेस्टर में नहीं था, पर सेकेंड ट्राइमेस्टर टिल, मतलब उसमें क्लॉजेस थे कि आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट था टू अबॉर्शन। मतलब जैसे हो गया भारत में एक महिला के पास वोट देने का अधिकार है, वो कहीं भी रहती हो, कुछ भी करती हो, वो वोट दे सकती है ना। वैसे वहां पर अबॉर्शन का अधिकार था कि कोई कहीं भी रहती हो, वो अबॉर्शन के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकती है। 1973 में पूरे सारे स्टेट्स को बोल दिया था कि ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, तो आप कहीं पर भी हो, आपका राइट, अबॉर्शन वाज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। ये ओवरटर्न करने से ऐसा हुआ है कि बैन नहीं हुआ है अबॉर्शन, पर अब हर स्टेट डिसाइड कर सकता है उसके खुद के लॉज ऑन अबॉर्शन। अब अबाउट नियरली आधा से थोड़ा सा ज़्यादा अमेरिका में ये स्टेट्स अपने खुद के लॉज बनाएंगे। तो ऐसा अगर आप जैसे शिकागो, न्यूयॉर्क मान लीजिए, स्टेट्स हैं जहाँ पर अगर आप अपना लॉज, वो अपने लॉज बनाएंगे, वहाँ पे अबॉर्शन जैसे पहले होते हुए हो रहा था वैसा ही होगा। पर इन स्टेट्स में
इतना डिफिकल्ट हो जाएगा, इतने सारे क्लॉजेज आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि अबॉर्शन बैन हो जाएगा, पर आप इतना डिफिकल्ट कर दोगे अबॉर्शन को एक्सेस करना कि बहुत सारी महिलाएं कर ही नहीं पाएंगी। तो इसीलिए वहाँ पे मोस्ट जो महिलाएं हैं, जो वेल टू डू हैं, जो एजुकेटेड हैं, वो दूसरे स्टेट्स में जाएंगी जहाँ पर जिनके पास पैसा होगा, बेहतर लॉज हैं, पैसा होगा, नॉलेज होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी, दूसरे स्टेट्स में जाएंगी अबॉर्शन एक्सेस करने, क्योंकि वहाँ के लॉज नहीं चेंज होंगे। पर जो सबसे गरीब महिला है वहाँ पर, जिनकी ज़्यादा रीच नहीं है, एजुकेटेड नहीं है, जो पहले एक किसी भी क्लिनिक में जाकर अबॉर्शन करवा सकती थी, अब नहीं करवा पाएंगी। उनके लिए सबसे ज़्यादा दिक्कत उन्हीं को आएगी। तो ये पूरा, अगर कहते हैं ना, दैट वेव ऑफ फेमिनिज्म हैज़ बीन ओवरटर्न्ड, लाइक हैव बीन सेट बैक फॉर अ राइट ऑफ अ वुमन ओवर हर ओन बॉडी। और इसमें इंटरेस्टिंग है, एक साइड स्टोरी मैं पढ़ रही थी, क्योंकि अमेरिका में अब बहुत सारी कंपनीज हैं, एक नहीं, जैसे हम शॉपिंग करते हैं, H&M जाते हैं हम बहुत सारे, सो H&M, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, बहुत सारी कंपनीज हैं जो अब अपने एम्प्लॉयज़ को ऑप्शन देंगी ऑफ अ इंटरस्टेट अबॉर्शन। अगर आप टेक्सास में काम करते हैं और अगर आप इस एक्स कंपनी जो ये आपको फैसिलिटी दे रही है, तो वो अगर आपको अबॉर्शन कराना है तो मतलब एक मेडिकल फैसिलिटी आपको देंगे कि आपको एक्सेस देंगे, वही आप दूसरे स्टेट में जाइए, अबॉर्शन करके वापस आइए। तो ऐसा अब वहाँ पर सिस्टम बन रहा है, पर बहुत ज़्यादा पुशबैक भी है। जो अमेरिकन करंट प्रेसिडेंट हैं वो अगेंस्ट हैं इस लॉ के। जो बाइडन है, उन्होंने क्रिटिसाइज भी किया है, बहुतों ने क्रिटिसाइज किया है। अब ये क्यों हुआ इनके टर्म में? क्योंकि जब जो जजेस थे, मान लीजिए, तो जो ट्रंप थे वो एक कंजर्वेटिव थे, रिपब्लिकन थे, तो उन्होंने ऐसे जजेस उस टाइम पर जो इलेक्ट हुए हैं वो कंजर्वेटिव जजेस मान लीजिए। तो बहुत लोग जो बिल्कुल क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, वो मतलब डीपली क्रिश्चियनिटी में बिलीव करते हैं, वो कहते हैं दिस इज आई एम नॉट क्रिश्चियन टू अबॉर्ट, टू टेक अ लाइफ, इट्स अनक्रिश्चियन। मतलब अब तो जब ये रिलीजियस में बन जाता है ना, तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि फिर बहुत सारी लॉबीज उससे भी स्टेम करती हैं। तो अब उन लॉबीज ने अप्रोच किया एक फ्रेश पेटिशन के साथ, और ये क्योंकि कंजर्वेटिव जजेस थे इस बार, तो ये ओवरटर्न हो गया। पर इसको ओवरटर्न होने से जो एक बहुत बड़ा मूवमेंट था फॉर वुमेन, दैट दे गॉट द राइट ओवर देयर ओन बॉडी, वो भी ओवरटर्न हो गया। सो आई डोंट नो हाउ लॉन्ग दिस विल गो, आई एम श्योर देयर विल बी फ्रेश पेटिशंस, लीगल फाइट इसकी चलेगी। पर अभी हाँ, जो हाफ ऑफ अमेरिका विल बी इन अ पोजिशन, एक ऐसी स्थिति में होगा कि जहाँ पर मोस्ट वुमेन विल नॉट, उनके पास राइट नहीं होगा टू अबॉर्ट, वो किसी और स्टेट में जाके करवाना पड़ेगा। प्रो लाइफ वर्सेस प्रो चॉइस की बहस, इसको अगर बहुत देसी भाषा में कहूँ तो एक वो तबका है जो कहता है कि किसी भी जीव को मारने का कोई अधिकार नहीं है। आप किसी को भी ना, मतलब आप किसी की जिंदगी खत्म करने का अधिकार ये किसी दूसरे इंसान के पास नहीं होना चाहिए। फेयर पॉइंट बोलूँ तो एक समय तक मैं भी यही सोचती थी कि क्यों किसी को मारना है, क्यों ये, चाहे वो नॉनवेज खाने की बात हो, चाहे, अब वो तो एक अलग कंटेक्स्ट चला जाएगा, मैं इसी पर ही स्टिक करती हूँ कि आप क्यों बच्चे को मार रहे हो, आपको नहीं चाहिए, आप पैदा करके अडॉप्शन के लिए दे दो या ये कर लो, लेकिन क्यों आपको बच्चों को मारना है। दूसरी तरफ आती है प्रो चॉइस वाली बात, जो अब उसको हिंदी में समझाऊँ तो वो वाली बात होगी कि ये मेरा शरीर है, ये मेरा अधिकार होना चाहिए कि मैं एक बच्चा पैदा करना चाहती हूँ या नहीं चाहती हूँ। प्रेग्नेंट हो गए, किस वजह से हुए, किस सर्कमस्टांस में हुए, दैट इज़ डिफरेंट, लेकिन ये मेरा डिसीजन है कि मैं नहीं चाहती। तो क्या किया जाए, मतलब वो क्या फैसला होना चाहिए? क्या ये जो पूरी बहस शायद इसी के अराउंड है ना, प्रो लाइफ वर्सेस? जी प्रो लाइफ के अराउंड है। और एक और चीज़, अगर आपने रेडनेक की जब बात की थी, अब मुझे याद आया है, रेडनेक ऐसा है क्योंकि अमेरिका ना ब्लू और रेड में डिवाइडेड है ना, डेमोक्रेट्स ब्लू और रिपब्लिकन्स रेड। तो ये जो सदर्न स्टेट्स हैं ये मोस्टली रेड स्टेट्स भी कहलाते हैं। तो अब अगर आप उसको पॉलिटिकल कॉनोटेशन दे, इट इज द रेडनेक्स बिकॉज ऑफ द रेड, बिकॉज पॉलिटिकली दे आर मोस्टली एफिलिएटेड टू द रिपब्लिकन्स, तो रेडनेक इसके लिए। और प्रो लाइफ की जो आप बात करें, एक कंसेप्शन है, नॉट जस्ट रिलीजियस बट अ लॉट ऑफ पीपल, जैसे आपने बोला आप बिलीव करते थे, बिलीव के कंसेप्शन में, अगर आप कंसेप्शन हो जाता है, चाहे वो 1 वीक हो, अगर कंसेप्शन हो जाता है, मतलब अगर आप प्रेग्नेंट हो जाते हैं, चाहे वो सिर्फ 1 वीक की प्रेगनेंसी हो, दैट मीन्स देयर इज लाइफ एंड यू कैन नॉट टेक अ लाइफ, चाहे वो वूम में हो। जैसे हम बोलते हैं ना कि आप, इट्स मर्डर, तो वो मर्डर कहते हैं इसको, दैट वंस अ लाइफ इज कंसीव्ड, हाँ, कि वंस अ लाइफ इज कंसीव्ड
यू कैन नॉट टेक अवे दैट लाइफ, इट इज़ मर्डर। अब उसमें रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हैं, बहुत ऑफ पीपल इसको मॉरल कॉन्टेक्स्ट से भी देखते हैं, जैसे आपने मॉरल कॉन्टेक्स्ट से देखा कि ह्यूमैनिटेरियन मॉरल उससे देखा कि आप नहीं कर सकते। एक बार अगर एक 1 वीक का भी एक बार कंसीव हो जाता है, कंसेप्शन हो जाती है, तो 1 वीक इज़ ऑल्सो लाइफ, चाहे वो वूम में हो या बाहर हो, लाइफ इज़ लाइफ। एंड टेकिंग अवे दैट लाइफ इवन इफ इट इज़, अगर 1 हफ्ते की भी लाइफ अगर आप उसको गर्भ गिराते हो और उसका गर्भपात करते हो तो मर्डर होता है वो। आप जिंदगी खत्म कर रहे हो। हाँ, आप एक जिंदगी खत्म कर रहे हो। तो ये प्रो चॉइस वाले जो हैं उनका क्या तर्क होता है? प्रो चॉइसेस, देखिए ये मेरी बॉडी है, ये मेरे अंदर हो रहा है जो हो रहा है, मुझे ये नहीं करना है। अब इसमें ये नहीं है कि बच्चे में या जो फीटस कहते हैं उसमें डिफेक्ट हो या मेरी लाइफ को खतरा हो, क्योंकि बहुत एक्सेप्टेड होते हैं कि चलो अगर आपको बच्चा गिराना है तो एक होता है कि बच्चे में कोई डिफॉर्मिटी है, जो फीटस है उसमें कोई डिफॉर्मिटी है तो इसीलिए आप गिरा सकते हो, या जो मदर है, जो गर्भवती है, उसको कोई खतरा है, उसकी ज़िंदगी को कोई खतरा है, तो ये हम मॉरली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि चलिए इन कंडीशंस में तो हम नहीं कर सकते। पर बहुत सारे लोग हैं जो एक्चुअल जो कहते हैं ना, जो डीपली रूटेड क्रिश्चियंस हैं, वो अगर मदर, बहुत सारे इतने इससे स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि अगर डिफॉर्मिटी भी हो जो फीटस में, वो पूरी टर्म प्रेगनेंसी कैरी करते हैं। अगर महिला को भी इश्यू हो, जो इतने प्रो लाइफ सपोर्टर्स हैं, कोई उनकी लाइफ में थ्रेट हो, वो तभी भी पूरी फुल टर्म प्रेगनेंसी कैरी करते हैं। पर प्रो लाइफ बेसिकली कम्स मीनिंग इट्स सॉरी क्या कह रहे थे आप दूसरा? प्रो चॉइस कम्स, दिस इज माई चॉइस, इट्स माई बॉडी, कि ये मेरी बॉडी है, मेरा हक मेरी बॉडी पे है, आप नहीं डिसाइड करोगे कि मैं अपनी बॉडी के साथ क्या करूँ। तो ये बेसिक डिफरेंस रहता है। देखिए मेरा जो स्टैंड है बहुत शुरू से, सोनल, मैं कभी इसमें डाइसी नहीं रही हूँ, मैं बहुत क्लियर रही हूँ, मैं प्रो चॉइस हूँ। मैं बहुत स्ट्रांगली प्रो चॉइस में बिलीव करती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता मेरी बॉडी पे या किसी की भी बॉडी पे किसी का अधिकार है। जो आपकी बॉडी है वो आपका बिजनेस है, मैं नहीं बताऊंगी कि आपको अपनी बॉडी के साथ क्या करना चाहिए। और अगर एक बच्चा है वो आपकी बॉडी में, आप डिसाइड करोगे कि आप उसको जन्म दोगे या ना जन्म दोगे। अब ये बहुत आसान होता है चाहे किसी भी कॉन्टेक्स्ट में बोलें कि भाई प्रो लाइफ मतलब ये मर्डर है। अगर आप अगर भगवान ने दिया है, लोग बहुत कहते हैं ना भगवान ने दिया है तो अब आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है, आप करना चाहिए। अगर आप किसी भी कॉन्टेक्स्ट में देखें, आप रेडी नहीं है मदर बनने के लिए, आप बहुत यंग हैं, हो सकता है बहुत सारी विमेन होती हैं हु हैव अनवेड प्रेगनेंसीज, मतलब उनकी शादी नहीं होती है, प्रेग्नेंट हो जाती हैं, शादी हो जाती है, हस्बैंड रिफ्यूजेस टू, वो कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ करता है हस्बैंड, हमने ये लो स्टार्टा में बहुत देखा है। और बच्चे पे बच्चा कौन ख्याल रखेगा? महिला ही रखेगी ना। और अगर आप इस कंडीशन में नहीं हैं टू टेक केयर ऑफ दैट चाइल्ड, उस बच्चे की देखभाल रखने के लिए आप कंडीशन में नहीं है, ये आप डिसाइड करेंगी, ये आप तय करेंगी। मैं तय करूँगी क्या कि आप, मैं नहीं करूँगी ये तय। बहुत सारे और इश्यूज़ हैं, जैसे प्रैक्टिकलिटी के में देखिए, हमारे यहाँ पर तो एक पूरा 1970s में संजय गांधी ने जो चलाया था वो अगर आप प्रो चॉइस और प्रो उसमें देखें, उसमें भी प्रो चॉइस तो नहीं था। जो नसबंदी कराई थी, पकड़ के खींच के लोगों की नसबंदी कराई गई थी। क्यों कराई गई थी? पॉपुलेशन के मेजर के लिए। वो गलत था क्योंकि आप कौन होते हैं डिसाइड करने के लिए कि भैया चलिए हमारा देश में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो इसीलिए अब चाहे जो भी हो इतने ही बच्चे होंगे, उसके ऊपर हुए तो नसबंदी, या जो भी जो पूरा संजय गांधी ने जो चलाया था उसके ऊपर, तो वो गलत है। तो प्रो ये भी गलत है ना कि आपको बच्चा करना चाहिए, ये आपका वो है डिसीजन, मेरा डिसीजन नहीं। मैंने एक आर्टिकल की हेडलाइन पढ़ी थी, वो मैं नोट करके लाई हूँ कि बैनिंग अबॉर्शन डजंट एंड अबॉर्शन, इट जस्ट एंड एक्सेस टू अनसेफ अबॉर्शन चॉइसेस एंड रिसोर्सेस। आप इसको थोड़ा सा इस पर विस्तार से बात करेंगे कि जो अमेरिका में चल रहा है, मतलब वहाँ जो भी है, बैन, कंप्लीट बैन तो नहीं है, लेकिन जिस तरह आप स्टेट्स बना सकते हैं रूल, ये अबॉर्शन खत्म तो नहीं करेगा, लेकिन बहुत से लोग अनसेफ अबॉर्शन के रास्ते जाएंगे। सेफ अबॉर्शन, अनसेफ अबॉर्शन में जो फ़र्क है वो हम आगे गायनेकोलॉजिस्ट से पूछेंगे। लेकिन क्या ये वाला जो स्टेटमेंट है, ये किस हद तक आप जो कह रही है कि सही है, तो क्यों सही है? और अब देखिए, बेसिकली जो स्टेटमेंट आपने बोला, बैनिंग अबॉर्शन ओनली रिड्यूसेस द नंबर ऑफ सेफ अबॉर्शंस, यही कहना चाह रही हैं आप। तो इसमें क्या होता है, देखिए अगर आपके पास कोई सेफ एक्सेस नहीं है टू अबॉर्ट अ चाइल्ड जो आपको नहीं चाहिए, अ फीटस जो आपको नहीं चाहिए, कोई सेफ वो नहीं है, लीगल भी आपके लिए अभी अगर नहीं है, अगर आपको लगता है मॉरली आप पे प्रेशर है, पर आप बच्चा नहीं चाहते हो, तो आप क्या करोगे? आप
कोशिश करोगे, किसी जो भी गूगल करोगे, बहुत सारी महिलाएं जो बैठ के गूगल करती हैं कि इमेजिन ऐसा, और ये गलत नहीं है, आप में से बहुत सारी महिलाएं हैं। जब हम कॉलेज में थे, जब हम बड़े हो रहे थे, हम कितनी कहानियां सुनते थे ऐसे कि गूगल करके के बेस्ट वे फॉर अबॉर्शन विदाउट, मतलब किसी को पता ना चले, घर में ही कोई चीज़ कर ली जाए या किसी ऐसे बिल्कुल ही मतलब जगह में जाया जाए जहाँ पे किसी को बताया ना जाए, चाहे कैसे भी हो। अब वो आप एक्सेस करोगे, जैसे आप खुद ही बोल रही थी, जो रूरल में जिनके पास, जिन महिलाओं के पास नहीं एक्सेस होता है, वो पता नहीं कैसे कैसे तरीके अपनाती हैं बच्चा गिराने का, क्योंकि उनको बच्चा नहीं चाहिए। देखिए, आपको उसके मतलब अबॉर्शन बैन करने से ऐसा नहीं होगा ना कि महिलाएं कोशिश नहीं करेंगी बच्चा गिराने की। वो बहुत सारे अदर मीन्स होते हैं, वो कोशिश करेंगी, और बहुत सारे बिल्कुल ही अनसेफ अबॉर्शंस होंगे जिसमें हो सकता है उन महिलाओं की जान भी चली जाए और जाती है। अब थोड़ा इंडिया के कंटेक्स्ट में आते हैं। अमेरिका का तो मैंने सब समझ लिया, वो बहस जो चल रही थी वो भी समझ ली। भारत की क्या स्थिति है? जितना मैंने पढ़ा, देखा, समझा, उससे मुझे ये पता चला कि इंडिया में लीगल अबॉर्शन राइट तो है, लेकिन वो इतना ऐसा भी नहीं है कि आप फॉर एग्जाम्पल एक महिला जाके बोले कि मुझे बच्चा नहीं चाहिए, प्रेगनेंसी का इतना समय हो गया है और अब आप मेरे बच्चे को अबॉर्ट कर दो, ऐसी भी सिचुएशन नहीं है। वो नंबर ऑफ वीक्स तय हैं कि इतने वीक्स के अंदर ही, और बहुत सारे क्लॉजेस हैं। इस फैसले का अमेरिका के इस फैसले का भारत के संदर्भ में क्या असर है? कोई असर पड़ेगा? कुछ? देखिए, अमेरिका, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, क्योंकि जो पहले हमने टच किया ना, एक भ्रम है कि जो वेस्टर्न नेशंस है बहुत फॉरवर्ड हैं, बहुत लिबरल हैं। ये एक मुझे भ्रम लगता है। अगर आप एक्चुअली इंडिया को देखें, मुझे एक्चुअली लगता है सोनल, इंडिया हैज़ वन ऑफ द बेस्ट अबॉर्शन लॉज इन द वर्ल्ड। अगर आप पूरे देश में देखें, पूरे विश्व में देखें, तो इंडिया से मतलब अगर आप मतलब मुझे तो लगता है, क्योंकि इंडिया ना यूजुअली बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें सबसे ही गंदा परफॉर्म करता है ऑन अ वर्ल्ड इंडेक्स। पर अगर आप अबॉर्शन लॉज की अगर हम बात करें, इंडिया बहुत बढ़िया अबॉर्शन लॉज हैं इंडिया के। अगर किसी को ये पता भी नहीं होगा, जो बहुत सारी महिलाएं देख रही होंगी, जो बहुत सारे अदर व्यूअर्स, महिलाएं नहीं, कोई भी हमारे व्यूअर्स देख रहे होंगे, इन इंडिया लीगल है भाई। अगर आप एक अनब्याही माँ बन चुकी हैं, लीगल है। अगर आप बालिग हैं, आप एक अस्पताल में जा सकती हैं, आपको कोई नहीं, आपकी आइडेंटिटी बिल्कुल प्राइवेट रखी जाएगी, और आप बोल सकती हैं कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, और आप अबॉर्शन अवेल कर सकती हैं। आपको बैठ के गूगल करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि वेज ऑफ अबॉर्शन। आपको किसी बिल्कुल ही जो गंदे से क्लिनिक होते हैं छुपे हुए कि हमारे पास आइए, हम सॉल्व कर देंगे आपकी इशू, आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब लीगल है। और ये बहुतों को नहीं पता है। बिन ब्याही महिलाओं को छोड़िए, जो ब्याही महिलाएं हैं वो भी, अगर आपके हस्बैंड को मतलब कॉन्ट्रासेप्टिव नहीं यूज़ करते हैं, या उनको बच्चे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आपके कितने बच्चे हो रहे हैं, क्योंकि आप ही को तो पालने हैं ना, वो थोड़ा ना आके आपके बच्चे पालते हैं, आप ही को पालने हैं, आप ही को करने हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। और आप पे बहुत बार फैमिली प्रेशर भी होता है कि बच्चे पैदा करो, मतलब लड़का नहीं हुआ तो लड़की 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 लड़की, फिर एक लड़का पैदा करो, क्योंकि ऐसे 6-6 7-7 बच्चे हमने देखे हैं जिनके हो जाते हैं। अब आप अगर चाहे मैरिड भी हैं, आप किसी को बताएं, जाकर एक क्लिनिक में जा सकती हैं और अबॉर्शन अवेल कर सकती हैं। ये आपकी बॉडी है, ये आपकी राइट है, और ये इंडिया में लीगल है। ये किसी को नहीं मालूम है, बहुत कम लोगों को मालूम है, किसी को तो नहीं, पर बहुत कम लोगों को मालूम है। इंडिया के लॉज की बात है प्रीति, तो चलिए फ़ोन मिलाते हैं, जूम कॉल के ज़रिए कनेक्ट होंगी डॉक्टर रितु हमसे, उनसे पूछते हैं। पहला सवाल तो मेरा उनसे यही होगा कि क्या टर्म्स एंड कंडीशन है जिसके तहत इंडिया में कोई लड़की, कोई महिला अबॉर्शन के ऑप्शन को ऑप्ट कर सकती है? नंबर 1, अगर माँ की जान को किसी तरीके का खतरा है, सपोजिंग बहुत ज्यादा हाई ब्लड प्रेशर है, उसके हार्ट की बीमारी है या कोई और इस तरह की प्रॉब्लम है, तो वो अबॉर्शन करा सकती है। नंबर 2, अगर बच्चा जो है वो अबनॉर्मल है या चांसेस हैं कि वो अबनॉर्मल होगा, तो उस केसेस में भी हम अबॉर्शन करा सकते हैं। ठीक है। नंबर 3, अबॉर्शन कैन बी डन इन केसेस ऑफ रेप। अगर रेप का केस है तो उसके लिए भी लीगली हमें अलाउड है अबॉर्शन कराना। जो सबसे हमारा इजी वे है वो हमारे कंट्री में दे रखा है, दैट इज कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, जो कि हर चीज में लागू होता है। तो हम लोग क्या है कि अगर किसी कोई भी कहे कि मेरा कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया, तो वो अबॉर्शन के लिए यू कांट प्रूव इट कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेल हुआ या नहीं हुआ। तो सबसे इजी ऑप्शन वही है कि सो एनी वुमन हु इज एन एडल्ट एंड हु वांट्स एन अबॉर्शन एंड शी सेज कि मेरे को कॉन्ट्रासेप्शन फेलियर हो गया, she may or may not be married,
may or may not be married. If she is an adult, she can sign for herself and she can get an abortion done. देखिए, एक तो होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, अबॉर्शन को बोलते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी. सो वन इज अ मेडिकल मेथड जिसमें कि हम पिल्स यूज कर सकते हैं. दूसरा है अगर हम सर्जिकली यानी कि हम मशीन से सक्शन इवैक्यूएशन या ऑपरेट करके, हिस्ट्रोटमी बोलते हैं, यूट्रस को कट करके भी बच्चे को हम निकाल सकते हैं. अब ये है 2 कैटेगरीज में हमारे कंट्री में डिवाइडेड है, एक A कैटेगरी और एक B कैटेगरी. A कैटेगरी के लिए कुछ नर्सिंग होम्स हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन है, तो वो है अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी A कैटेगरी में आते हैं. ज्यादातर नर्सिंग होम्स को 12 वीक्स का राइट मिल जाता है. अगर आपके पास प्रॉपर OT और प्रॉपर फैसिलिटीज हैं तो अप टू 12 वीक्स का आपको लाइसेंस मिल जाता है. अब दूसरा कैटेगरी आता है B कैटेगरी, जिसमें आता है कि 12 to 20 वीक्स, क्योंकि ये बड़ी हो गई प्रेगनेंसी. तो इसमें सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट है एक तो रजिस्टर्ड नर्सिंग होम होना चाहिए, वो तो 12 वीक्स के लिए भी रजिस्टर्ड ही होना चाहिए नर्सिंग होम. नंबर जो सबसे 2 इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि यहाँ पे 2 गायनेकोलॉजिस्ट के साइन होने चाहिए, 2 क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट के साइन होने चाहिए कि यस दिस पेशेंट रिक्वायर्स एन अबॉर्शन. दिस लॉ वाज मेड प्राइमरीली बिकॉज जो सेक्स डिटर्मिनेशन होता है हमारे यहाँ यूजुअली 12 वीक्स के बाद ही प्रॉपरली पता लगता है सेक्स डिटर्मिनेशन होती है, हालांकि वो इट्स ऑल इलीगल. तो लोग बाग क्या करते थे, सेक्स डिटर्मिनेशन कराने के बाद अबॉर्ट करवा लेते थे, जो फीमेल फीटिसाइड होता था हमारे देश में. अब क्योंकि लॉज इतने स्ट्रिक्ट हैं कि 2 गायनेकोलॉजिस्ट के साइन चाहिए, 2 गायनेकोलॉजिस्ट को जस्टिफाई करना पड़ेगा कि इतनी बड़ी प्रेगनेंसी क्यों अबॉर्ट करा रहा है, रीजन क्या है, कोई ना कोई वजह तो होगी. अब कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर इसमें अगर आप लिख तो देंगे कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, लेकिन इसको कोई मानेगा नहीं कि भाई आप 3-4 महीने तक आपको पता ही नहीं लगा कि आप प्रेग्नेंट थे. तो अप टू 12 वीक्स तो अथॉरिटीज मान लेंगी कि हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया होगा, लेकिन मोर देन 12 वीक्स में कोई अथॉरिटीज इस चीज को नहीं मानेंगी कि कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर हो गया होगा. तो उसमें हमारे को 2 गायनेकोलॉजिस्ट को रीजन देना पड़ता है कि क्यों हाँ वी सर्टिफाई दैट दिस पेशेंट डज रिक्वायर एन अबॉर्शन. पीछे अभी हाई कोर्ट में एक और भी रूलिंग आया है कि इवन अप टू 24 वीक्स उन्होंने अलाउ कर दिया इन स्पेशल केसेस. वैसे अप टू 20 वीक्स तक, फॉर एग्जांपल माय हॉस्पिटल आई हैव अ लाइसेंस टू डू एन अबॉर्शन अप टू 20 वीक्स. तो A और B दोनों कैटेगरीज के लिए मेरे पास लाइसेंस है, तो इस केसेस में हम कर सकते हैं. मैम, आपने बताया कि वैसे अबॉर्शन लीगल है, चाहे महिला अनमैरिड हो या मैरिड हो, वो अबॉर्ट करवा सकती है. आपने टर्म्स एंड कंडीशन, अगर अनमैरिड है और अगर वो अंडर एज है, माइनर है, तो उसके गार्डियन के सिग्नेचर्स की जरूरत है. लेकिन अगर वो मेजर है, इफ शी इज मोर देन 18 years old, then she can sign for herself. She does not require anybody to come and sign for her. पेशेंट खुद साइन करके अपना अबॉर्शन करा सकती है. मैम, एक बात आपने बहुत क्लियरली बता दी है जो हमारे दर्शकों हैं कि एनी अनमैरिड वुमन, उनको कोई भी वो नहीं, अगर वो बच्चा नहीं चाहती हैं उनको कंप्लीट प्रिवेसी मिलेगी, उनका नाम कहीं नहीं बाहर आएगा और वो जाकर अबॉर्ट करा सकती हैं. सेकंड क्वेश्चन पूछना चाहूंगी मैम आपसे, मैरिज में बहुत बार होता है कि मतलब होता है हस्बैंड डोंट यूज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, वो नहीं यूज करना चाहते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव, व्हेन अ वुमन फॉल्स प्रेग्नेंट. हमने देखा है बच्चे पे बच्चे हो जाते हैं एंड शी कांट टेक केयर ऑफ देम. क्या एक मैरिड वुमन जो प्रेग्नेंट है और बच्चा नहीं चाहती है, ना कोई डिफॉर्मिटी है बच्चे को, ना उन्हें कोई खतरा है, वो क्या अपने आप आकर बच्चा अबॉर्ट कर सकती हैं या उनको अपने पति की परमिशन चाहिएगी? बिल्कुल नहीं चाहिए. She can just come and sign for herself and get an abortion done. हस्बैंड का कोई से नहीं है इसमें. हस्बैंड इसके ऊपर कुछ नहीं कुछ नहीं कह सकता. अगर पेशेंट ने साइन किए हुए हैं तो पेशेंट को राइट है अपनी बॉडी के ऊपर और पेशेंट अबॉर्शन करा सकती है. हस्बैंड घर में जो मर्जी लड़ाई करे, लेकिन लीगली वो इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता कि इसने अबॉर्शन क्यों कराया. एक चीज मुझे लगती है, आई थिंक इंडिया में ये पब्लिसाइज करना चाहिए, बिकॉज इसमें इतना मॉरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट रहता है ना. मैंने कोई पब्लिक कैंपेन नहीं देखा है. 1970 का एक ऐड है, जब ये पूरी बहस चल रही थी, उस ऐड में क्लियर लिखा है कि अबॉर्शन इज लीगल, अबॉर्शन इज सेफ. कितने आगे हैं हम इन अमेरिका जैसे और पता नहीं दुनिया के कितने ही देशों से, जहां हम आज से इतने साल पहले इस बात को पब्लिकली एडवर्टाइज करते थे. इन इंडिया क्योंकि हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है ऑल्सो, हमें ये एटलीस्ट जाकर, मतलब मुझे लगता है हर गवर्नमेंट को करना चाहिए था कि हम इसको पब्लिकली पुश करें नॉलेज. हम जैसे बच्ची बढ़ाओ, जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन है, उसके लिए हमने इतना कैंपेन किया. अगर हम ये बताएं महिलाओं को कि आपकी लीगल राइट है, तो एक तो जस्ट जो आपकी बीइंग होती है वो कितनी ईजी होगी फॉर यंग गर्ल्स.
अगर आपको पता चलेगा ये आपकी लीगल राइट है, और आपकी एक्सप्लॉयटेशन कितनी कम होगी। जो छोटे छोटे शहर होते हैं, क्योंकि मैं जब भी इलेक्शन रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ या किसी भी रिपोर्टिंग के लिए जाती हूँ, सोनल अगर आपने देखा है ना, छोटे शहरों में बिल्कुल एक गली में एक बेसमेंट में ऊपर एक पोस्टर होगा, अबॉर्शन हियर, गर्भपात होता है। अब और आपको लगता है यही होता है, भाई यहाँ नहीं होता, बड़े से बड़े अस्पताल में भी होता है, लीगली होता है, पर आप इधर ही जाएंगी क्योंकि वो आपको इतना बड़ा बड़ा दिखेगा कि आपको लगेगा कि यही है भाई, क्योंकि ये कुछ अंदर से कर रहे हैं पर कर तो रहे हैं। तो ऐसा बहुत होता है। इस सेगमेंट को क्लोज करते हैं। मुझे लगता है कि हमने इतने डिटेल में जो बात की है, वहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या स्थिति है, क्या होना चाहिए, इस सब को कवर करने की कोशिश की है। अगर आपके मन में अब भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं तो सारे ही कमेंट पढ़ती हूँ, मैं जाकर रिप्लाई भी करती हूँ। मतलब ये मेरा सबसे फेवरेट काम है। जो ऑर्डिनरी के रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें तो ये पता ही है। और अगर आपकी कोई राय है, आप कुछ सोचते हैं, आपको इसमें कुछ ऐड ऑन करना है, आप वो भी बताइएगा। हम जो भी कहना चाहेंगे उस पर कमेंट पे रिप्लाई करके बताएंगे, अगर कमेंट डिसेंट होगा तो। वरना लोग कहते हैं कि हमने भी तो किया है, हमारे कमेंट को पिछले 3-4 वीडियो में ऐसे कमेंट आए। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ। अगला सेगमेंट सुर्खियों का है। इसमें हम 2-3-4 ऐसी खबरों पर डिस्कस करते हैं जो हफ्ते भर महिलाओं से जुड़ी हुई इन क्या कहूँ न्यूज़ पेग के बीच में आई, लेकिन बस छू कर निकल गई, किसी ने उस पर बात नहीं की। तो वो खबर बताऊंगी मैं, प्रीति से उस पर राय लूंगी। पहली खबर रामपुर से आई थी। रामपुर के एसपी हैं अशोक कुमार, उन्होंने एक बयान दिया था। वहाँ पर पुलिस और जनता के बीच एक संवाद कार्यक्रम चल रहा था। उसमें उन्होंने कहा था कि अगर हिंदू लड़की किसी मुस्लिम लड़के के साथ भाग जाती है, चली जाती है, या कोई मुस्लिम लड़की किसी हिंदू लड़के के साथ चली जाती है, तो उनके माँ बाप शिकायत लेकर मेरे पास आते हैं। मैं तो सबसे पहले उनके माँ बाप को जेल भेजूंगा। उनको परवरिश पर भी उन्होंने 2-4 ज्ञान दिया और बातें कही। बाद में उन्होंने माफ़ी मांग ली अपने बयान की। माफ़ी अलग बात है प्रीति, यहाँ पे 2 सवाल हैं। एक तो अच्छी परवरिश क्या होती है, और दूसरी बात, ये वो व्यक्ति हैं जो IPS एग्जाम क्लियर करके उस पोजीशन तक बैठे होंगे, वहाँ गए होंगे, कितने सालों से ये फैसले सुना रहे होंगे, शिकायत लिख रहे होंगे। अगर इस जजमेंटल एटीट्यूड के साथ ही ये कर रहे थे, कितने केसेस में उन्होंने किस तरह हैंडल किया होगा। अब क्या करें, अब यूजुअली अगर आप सोनल देखें ना, हमारा जो इस वक्त जो सिनेरियो चल रहा है कंट्री में, एक पहले से होता हुआ आ रहा होगा, पर अब ऐसे स्थित केसेस आ गए हैं कि अगर आप देखें हर चीज़ हम मतलब इट्स बिकम सो कम्युनल। हर चीज़ आप देखें, ये भी वही चीज़ है। और अगर आप, और ये हैं लॉ मेकर्स, तो आपको कैसे विश्वास रहेगा भाई, क्योंकि आए दिन कोई ना कोई केस हो रहा है जहां पर चाहे DM हो, IPS ऑफिसर हो, आपको तो उनको एक ही निगाह से देखना है कि बिल्कुल इम्पार्शियल हैं टू लॉ। और अगर यही ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, और फिर क्या होता है जो रियल लाइफ में, चलिए ये तो एक केस के बारे में बात हुई, एक हिंदू मुस्लिम लड़का और उनके पेरेंट्स के बारे में बात हुई है, पर अगर हम देखें, क्योंकि सैडली, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली जो सर्कमस्टांसेस हैं हमारी कंट्री में, इतने कम्युनल इश्यूज आज बढ़ रहे हैं कि हम सब होप करते हैं कि वो एक बहुत फेयर पॉइंट ऑफ व्यू से जो लॉ मेकर्स हैं डील करें। अब मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कम्युनल क्लैशेस अभी हुए हैं, उदयपुर में क्या हुआ है, हर जगह ऐसे ऐसे क्वेश्चन मतलब सवाल उठ रहे हैं। तो आप यही सोचोगे कि चलिए बाकी सब छोड़िए, जो ज़मीनी लेवल पे हो रहा है, जो अधिकारी हैं, जो लॉ मेकर्स हैं, वो तो इम्पार्शियल रहेंगे, वो तो बिल्कुल अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी निभाएंगे। अगर इस एक एग्जाम्पल पे सवाल उठता है तो फिर सब पे सवाल उठेगा। अगली सुर्खी की तरफ बढ़ती हूँ। ये गुजरात से है। गुजरात के जो शिक्षा मंत्री हैं जीतू वघानी, वो मेहसाना ज़िले के एक गांव में गए थे। इतनी प्यारी खबर है, जब मैंने सुनी थी तब मैंने न्यूज़ रूम में सबको बड़ी खुशी से बताई थी। मैं ऐसा करती हूँ, जो खबर मुझे पसंद आती है बताती हूँ। तो वहाँ की जो सरपंच है वो सोवेनियर देने जैसे स्टेज पर जाते हैं ना, तो वो सरपंच स्टेज पर पहुँची थी, वो घूंघट ली हुई थी यहाँ तक का। तो उन्होंने कहा कि माइक लेकर कहा कि आप अगर ये घूंघट हटाएंगी तभी मैं आपसे ये स्वीकार करूँगा। तो पीछे जो 2-4 बूढ़े बुजुर्ग लोग बैठे थे, उनमें से किसी एक ने कहा कि कुछ ने सपोर्ट किया और किसी ने कहा कि हम ना राजपूत हैं, तो राजपूतों में ये ट्रेडिशन रहा है इस तरह का घूंघट रखना। तो उनकी तरफ से जो बयान आया वो बयान ये था कि जाति का इससे क्या लेना देना है, दरबार, पटेल, वनिया, ब्राह्मण, देखिए महिलाएं कितनी खुश हैं और वो आपको आशीर्वाद देंगी, मान मर्यादा ठीक है, लेकिन जब आप सरपंच है तो आप इन परंपराओं से आपको बाहर आना चाहिए, आपको बाहर आना होगा, गांव को तय करने दीजिए। चारों ओर देखिए दुनिया कहाँ से कहाँ तक पहुँच गई है और आप आज भी इस पर बिलीव कर रहे हैं। बहुत लोग
इस खबर को सुन के मतलब किसी का ओपिनियन ये भी हो सकता है कि वाई मेन कीप ऑन टेलिंग कि हाउ टू बिहेव, हाउ टू डू, बट इफ मेन आर हेल्पिंग इन एंडिंग ऑल दीज पेट्रियार्कल नोशन, वो अगर ऐसी पितृसत्तात्मक सोच से निकलने में मदद कर रहे हैं, वो अगर एक स्टेप फॉरवर्ड ले रहे हैं, तो हमें उनके भी ओपिनियन लेने चाहिए। मतलब पेट्रियार्कल तो एक औरत भी हो सकती है, एक पुरुष भी हो सकता है, वो अगर पेट्रियार्की से निकल कर आ रहा है तो क्यों उस पुरुष की राय नहीं ली जानी चाहिए? मुझे पता है एक इस चीज़ में ना, जैसे जब भी कोई महिलाओं से रिलेटेड इशू होती है, खबर होती है, मुझे लगता है कि अगर जैसे पेट्रियार्की की आप बात करें एंड करने के लिए, मुझे लगता है अगर जो मेन होते हैं ना, अगर वो उसको अपोज करें, उनकी बात ज़्यादा सुनी जाएगी, उसका असर बहुत ज़्यादा होगा जो महिलाओं का होगा। क्योंकि देखिए, आप माने या ना माने, ये पेट्रियार्कल सोसाइटी है, ये यहाँ पे मिसोजिनी है, यहाँ पर वो है कि माना जाता है कि द हेड ऑफ द फैमिली इज ऑलवेज मेल। अब एक्सेप्टेंस भी वहीं से आती है, चाहे महिलाएं कुछ भी कहती रहें, क्योंकि एक्सेप्टेंस आती है फ्रॉम अ पेट्रियार्कल सोसाइटी। अगर मेन से इट, वो ज़्यादा लोग समझेंगे। अगर आप खुद ही देख लीजिए, किसी भी गांव में कोई भी महिला कुछ भी कहती रहे, अगर वहाँ के जो हेड ऑफ द फैमिली कहा जाता है, जो ऑलवेज मेन रहते हैं, वो आपको क्वेश्चन करना है, पर अगर वो क्वेश्चन करे, उनकी बात में बहुत वजन हो जाता है, उनकी बात मान ली जाती है। अब वो ये भी पेट्रियार्की है कि उनकी बात मान ली जाती है और महिला की नहीं मान ली जाती। पर अगर वो सही बात कहें, उनकी बात मान ली जाए, तो भाई इसमें बुरा क्या है? चाहे पेट्रियार्की से पेट्रियार्की खत्म हो तो सही। जीतू वाघानी ने जो किया, ये मुझे इसलिए भी अच्छा लगा क्योंकि यूजुअली पॉलिटिशियंस ये देखते हैं कि कल्चर, रिलीजन, इसके अगेंस्ट ना जाएं, क्योंकि उनका मेन काम तो वोट लेना है जनता से, उनको तो यही करना है। एंड कमिंग फ्रॉम अ पर्सन हु बिलोंग्स टू द पार्टी हु इज़ रूलिंग दिस कंट्री, और वहाँ से ये स्टेटमेंट आना, मतलब मुझे लगा कि ये अप्रिशिएट करने वाली बात है और हमें करना चाहिए, इसीलिए मैंने इसको सुर्खी में लिया। तीसरी खबर, मेरे एक साथी है ललन टॉप में, निखिल, वो असम गए थे, वहाँ पर जो फ्लड आया हुआ है उसे कवर करने के लिए। वहाँ से आने के बाद मेरी उनसे बात हुई तो वो बताने लगे कि फ्लड में किस तरह से जो सारी जिंदगियाँ तबाह हुई, उसमें किस तरह से महिलाओं के जीवन पर इम्पैक्ट पड़ा। पुरुष तो फिर भी पैंट ऊपर करके थोड़ा बाहर तक ले जाते थे, जो उनका ट्रेडिशन है, जिस तरह के कपड़े वो पहनती है वो नहीं जा सकती। बहुत से घरों में चूल्हे पे खाना बनता है, चूल्हे डूब गए, खाना किस पे बनेगा। सबसे बड़ी समस्या जो थी वो सैनिटेशन की थी, पीरियड्स आया हो, कोई प्रेग्नेंट महिला हो। मुझे लगा हमें ये कवर करना चाहिए कि जब भी बाढ़ हो, युद्ध हो, कोई भी त्रासदी हो, हम कवर किस एंगल से करते। इतनी जान गई, इतने लोग खोए, ये हुआ, हम कभी इस एंगल पर नहीं आ पाते ना कि वहाँ जो लोग फंसे हैं उनके जीवन का क्या, वहाँ की महिलाएं क्या कर रही होंगी। हो सकता है कोई जस्ट डिलीवर करने वाली हो, उसका क्या। नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। अगर आप, क्योंकि द ट्रेजेडी बिकम्स सो बिग ना, क्योंकि इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है कि छोटी छोटी चीज़ें कि सैनिटेशन, प्रेगनेंसी, ये उसमें बह जाते हैं, क्योंकि ट्रेजेडी इतने लोग मर जाते हैं, इतनी सारी और आपदा इतनी बड़ी होती है कि ये चीज़ें बिल्कुल दब जाती हैं। और ये मतलब मैं बार बार वही, अगर आप बात बोलते रहो ना, बिहार और कोसी का जब फ्लड आया था, मैं और हमारी आज तक से श्वेता और हम गए थे एंकरिंग के लिए वहाँ पर। हर जगह, अब हम नेपाल के बॉर्डर थे, हर जगह पानी पानी था। बताइए आप बाथरूम कैसे जाएं, कैसे, कहाँ जाएं, महिला कहाँ जाए? अब हमें समझ ही नहीं आया। हमको मान लीजिए हमें जगह ही नहीं मिली। वहाँ पर गांव के गांव बिल्कुल डूबे हुए थे। मतलब जो ब्रिज, जो कोसी और का जो फ्लडिंग थी, बिल्कुल नेपाल और बिहार के बीच में था वहाँ पर, और वहाँ पर मतलब किलोमीटर तक सिर्फ पानी था। अगर आप मेल होते हैं तो बहुत इजी होता है, आपको सबको पता है, बट हाँ, बॉडी स्ट्रक्चर की बात कर लीजिए। आप महिला कहाँ जाएं? कहीं जगह, हमको एक जगह ही नहीं मिली। आप बोट में हैं, फिर आप उतरे, छतें बिल्कुल थोड़ी छोटी छतें मिली, हमें जगह कहाँ है? जगह ही नहीं थी। तो बहुत, और तब हमें पता चला जो आपने बताया ना, तो ये बहुत छोटी चीज़ें बिल्कुल ओवरलुक हो जाती हैं, कोई सोचता ही नहीं है इन चीज़ों के बारे में। बढ़ती हूँ अपने अगले सेगमेंट की तरफ, ऑर्डिनरी ऑफ द वीक। इस बार मैंने प्रीति को भी ऑर्डिनरी ऑफ द वीक का नाम नहीं बताया है। आपने एक स्टैंड अप देखा, लव इज़ लव? नहीं, आप जाकर देखिएगा। जो लड़की है उसमें, उसका नाम स्वाति सचदेव है। स्वाति ने बहुत जगह इंटरव्यू दिया, हमने भी इंटरव्यू के लिए ट्राई किया, लेकिन हमारी बात नहीं हो पाई स्वाति से। स्वाति खुद को बाइसेक्सुअल की तरह आइडेंटिफाई करती है, और उन्होंने अपने स्टैंड अप में भी अपनी बाइसेक्सुअलिटी पर ही जोक किए हैं कि लोग बाइसेक्सुअलिटी को किस तरह समझते हैं कि तुम तो साल में 2 बार ही करते होगे ना।
अच्छा तो तुम वो हो जिसको जो एक टाइम पे महिलाओं में भी इंटरेस्ट होता है, पुरुषों में भी इंटरेस्ट होता है। उसने अपने एक्सपीरियंसेस बताए और वो इतने फ़नी थे, उसको शायद अब 10 मिलियन व्यूज़ मिल चुके हैं। और वो लड़की जब इंटरव्यू में बात कर रही थी तो उसने यही कहा कि मेरे पेरेंट्स का बहुत सपोर्ट रहा जब मैंने पहली बार उन्हें बताया जो भी कुछ था। मैं जॉब कर रही थी, डिसेंट जॉब कर रही थी, उस पर भी उसने एक जोक किया कि जॉब तो ठीक थी, पैसे अच्छे नहीं थे, तो मैंने डिसाइड किया कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, ये नहीं कर रहा। और जब भी आप पेट्रियार्की या इसकी बात करो ना, हम अगर बहुत सिखाने के, टीचिंग के पर्सपेक्टिव से बोले तो लोग ना बहुत वो हो जाते हैं कि हमें नहीं सुनना, हमें नहीं ज्ञान चाहिए तुम्हारा, हम जैसे हैं वैसे ही ठीक है। आप अगर उसको ह्यूमर के ज़रिए बताओ ना तो लोगों को हंसी भी आती है और वो साइमल्टेनियसली सीख भी रहे होते हैं। तो मुझे लगा इस लड़की ने कितनी कमाल की बात कही और कितनी बढ़िया बात है। फिर उसने अपने पेरेंट्स को बताया कि वो इसी फील्ड में जाना चाहती है, कन्विंस किया। शुरू में तो नहीं सपोर्ट किया, पर अब जो कर रही है तो ऐसा सोचते हैं कि ठीक है, पैसे वैसे आ जाएंगे। तो उसका वो जो स्टैंड अप है, मैं आपको भी रिकमेंड करूँगी और जो ऑर्डिनरी के दर्शक हैं मैं उनको भी बताऊंगी कि आप लोग जाइए, रिकमेंडेशन सेक्शन मिक्स कर दिया मैंने ऑर्डिनरी ऑफ द वीक से, और जाके स्वाति को देखिए। इस हफ्ते बहुत वायरल रही, 10 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ मिले, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स ने उनका इंटरव्यू किया। आप जाके वो इंटरव्यू भी देख सकते हैं, हमें अगर मिला तो हम भी वो इंटरव्यू लगाएंगे। और आप ये देखिए कि लड़कियां जब खुलकर सामने आती हैं और ऐसे इश्यूज़ पर बात करती है जो टबू समझा जाता है, और साथ ही साथ जब लड़कियां इस इंडस्ट्री में कदम रख रही है, साइमल्टेनियसली मैं ये भी देख रही थी कि कहा जाता ना गर्ल्स आर नॉट फनी, उनके जोक्स तो मतलब क्या है, दे देमसेल्फ फाइंड इट फनी, ऐसा कुछ होता तो नहीं। तो दो चीज़ें मुझे ऐसी लगी कि इस वजह से इस लड़की को ऑर्डिनरी ऑफ द वीक के रूप में चूज़ किया जाना चाहिए। लव इज़ लव, लव इज़ लव, एंड आई एम डेफिनेटली श्योर यू विल एंजॉय। आपका तो एटलीस्ट मैं गारंटी ले सकती हूँ, बाकी आप लोगों का पता नहीं। अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ती हूँ, रिकमेंडेशन के। प्रीति, इस हफ्ते आप क्या रिकमेंड करेंगी? मैं पता है क्या रिकमेंड करूँगी? मैं यूजुअली पता है मतलब आम का सीज़न है, बहुतों को बहुत पसंद होते हैं आम। जो मेरे हस्बैंड है वो तो पागल है आम के लिए, अब मेरे को इतने पसंद नहीं है। सौरभ कहते हैं दशहरी आम नहीं होता है। हाँ देखिए, ये आम पे तो मतलब पूरी जंग हो जाती है लोगों की, कौन सा आम बेस्ट है। चलिए मैं भी इसमें, क्योंकि मुझे आम पसंद नहीं है तो मैं आउटसाइडर से बोलती हूँ। पर मैंने इस वीकेंड, जो एक मेरी फ्रेंड है जो बिहार में रहती हैं, उन्होंने एक दीघा मालदा करके एक मैंगो का वैरायटी भेजा है। मैंने इससे बढ़िया मैंगो कहीं नहीं खाया। तो अगर आपको आम पसंद है आप ज़रूर ट्राई करिएगा। दीघा मालदा बिहार से। अच्छा, तो आप रिकमेंड करिए कि दीघा मालदा आम खाएं। मतलब ये है, अगर चलिए मैं भी फाइट में जुड़ जाती हूँ, अगर एक किंग ऑफ मैंगोज है तो वो दीघा मालदा है। मैं एक रिकमेंड करती हूँ फिल्म, ये मैंने देखी अमेजन पर। ये ओरिजिनली तेलुगु में है, शायद तमिल में भी अवेलेबल है, मुझे भाषा एग्जैक्टली पता नहीं है, मैंने सबटाइटल्स के साथ देखी। अर्चना 31 नॉट आउट, मेरी एक साथी है, ललन टॉप सिनेमा में काम करती है, जीशा। उन्होंने मुझे रात में करीब 1:30-2 बजे मैसेज किया कि मैं चाहती हूँ कि आप ये फिल्म देखो और आप इस पर ऑर्डिनरी पर या तो कोई शो करो या फिर म्याऊं जो रेगुलर शो है उस पर बात करो। मुझे लगा पता नहीं क्या है ऐसा फिल्म में, देखती हूँ मैंने देखना शुरू की। वो बहुत प्यारी फिल्म है। फर्स्ट हाफ स्लो लगा, मतलब मैं सिनेमा के पर्सपेक्टिव से अगर आपको बताऊँ तो उसमें थोड़ी दिक्कत है, कोई कह सकता है स्लो है, कोई है, बट एट द एंड द मैसेज है, बिना ज्ञान दिए, बिना कुछ बोले, वो इतना ऑन पॉइंट है। और जिस चीज़ की उम्मीद भी नहीं थी मुझे कि ऐसा एंड होगा क्या। थोड़ा सा मैं प्लॉट बता देती हूँ कि क्या था। अर्चना नाम की एक महिला है, वो 31 ईयर की हो चुकी है, उसकी शादी होने वाली थी और एकदम एंड में बहुत मुश्किल से शादी, वो जो सारी एज का वो आ जाता है कि 25 साल के बाद लड़की की शादी होना डिफ़िकल्ट हो जाता है। फाइनली उसको लड़का मिलता है और एंड में लड़का कह देता है कि मैं शादी नहीं करूँगा, मैं किसी और से करना चाहता हूँ। फिर उस बहुत सारा मतलब वो बीच का सीन है, कुछ डेवलपमेंट होता है, वो होता है, और एंड तक मैं सोचती किसी से तो शादी कर ही लेगी, मतलब कुछ तो हो जाएगा। और शी चोज नॉट टू मैरी। वो खड़े होकर बोलती है कि हम क्यों नहीं अकेले रह सकते, और मैं जब तक मेरी जॉब नहीं लगती मैं तब तक शादी नहीं करूँगी। मुझे इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज लगा। और आजकल बहुत सी ऐसी फिल्म आ रही है, चाहे मॉडर्न लव मुंबई का पहला एपिसोड है, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें इस बात पर फोकस किया जा रहा है कि आपकी इंडिविजुअल भी कोई लाइफ है, आप उसे भी देखो, आप क्या करना चाहते हो। शादी इज़ नॉट द एंड या फुल स्टॉप। हाँ, प्रो चॉइस। तो आप वो देखिए और इस एंगल से देखिए कि हम सब जो सोच के चलते हैं ना कि ऐसा ही होगा, अच्छा या ये ही होगा, आपके सारे भ्रम तोड़ती है। और मैं जो खुद को थोड़ा सा सेंसिटिव समझती हूँ जेंडर के एंगल से, जहाँ मैं सोचती हूँ कि मैं अब धीरे धीरे बदल रही हूँ, मैं सीख रही हूँ, मुझे खुद को भी क्वेश्चन करने का पॉइंट मिला उसको एंड होने के बाद कि
यार मैंने भी नहीं उम्मीद की थी ऐसी, तो ऐसा कौन लड़की कर सकती है, ये ऑप्शन है भी या ये शायद उतना प्रैक्टिकल ऑप्शन नहीं है। सारे अंतर्द्वंद मेरे अंदर भी थे। आप देखिएगा, आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइएगा। अब मुलाकात होगी अगले शनिवार को एक नए एपिसोड के साथ। अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया।